नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं एडवांस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम बात करने वाले हैं, हमने बात लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी, आपने विधिवत रूप से मेरे साथ पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। और यूरोपीय कंपनियों में हमने ये देख चुके थे कि पहले जो व्यक्ति थे या पहले जो यूरोपीय कंपनी थी, इसका नाम आता है, मैंने आपको बताया था एस्तादो द इंडिया, और पुर्तगाली थी कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? पुर्तगाली कंपनी भारत में आती है। आपने ये देखा था कि हेनरी द नेविगेटर ने 1487 में एक व्यक्ति जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियास, उसे भारत भेजता है, लेकिन वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर से वापस लौट जाता है, जिसे उसने तूफानी अंतरीप नाम दिया। आगे जाकर इसी का नाम, इसे कैप ऑफ गुड होप कहा गया वहां के शासक के द्वारा। फिर नेक्स्ट जो हमने बात करी, 1498 ईस्वी में एक व्यक्ति फिर आया जिसका नाम आता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1497 में पुर्तगाल से निकलता है। 20 मई 1498 को वो कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है। कालीकट पे आपने देखा था कि एक व्यक्ति आता है जमोरिन, जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया जाता है और उसे भारत देश से जड़ी बूटियां, मसाले आदि ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। लेकिन इस समय भारत में और भी व्यापारी थे जो व्यापार कर रहे थे, जिसमें आपने विशेषकर अरब व्यापारियों का नाम मेरे साथ देखा। आपने देखा कि चट्टियार संप्रदाय के मुस्लिम भी थे, चूलिया संप्रदाय के मुस्लिम भी थे। इन लोगों के द्वारा भी वास्को डी गामा का क्या किया गया? विरोध किया गया। लेकिन वास्को डी गामा यहां से जो मसाले लेकर गया था, अपना सारा खर्चा निकालने के बाद में भी उसको 60 गुना मुनाफा हुआ, और यही 60 गुना मुनाफा पुर्तगाल के व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन का काम किया या प्रोत्साहन बना। एक के बाद एक पुर्तगाली भारत की ओर आते रहे, और यही पुर्तगाली ही नहीं बल्कि फिर यूरोप में एक होड़ सी लग गई भारत के साथ व्यापार करने की। हर कोई चाहता था कि हम भारत के साथ व्यापार करें। तो पहला व्यापार करने के रूप में आपने देखा पुर्तगाली थे। अब पुर्तगालियों में आगे देखो व्यापार कैसे कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन व्यक्ति वापस भारत आया, इस पर हम बात करते हैं। देखो, जैसे ही वास्को डी गामा भारत से वापस चला जाता है तो एक व्यक्ति जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 1500 ईस्वी में भारत आता है। कब आता है? 1500 ईस्वी में। कहां पर आया? भारत आया। देखो, आपको सिर्फ याद कितना रखना है? कैब्रल या कैब्राल, इतना सा याद रखना है। आप कैब्रल भी याद रख सकते हैं या कैब्राल भी याद रख सकते हैं। अल्वारेज या पेड्रो पूरा लिखने की या पूरा याद करने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्मार्ट वर्क आपको करना है। आपको पता है, आपके जो एग्जाम आता है, जो क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें ऑलरेडी पूरा का पूरा शब्द लिखा होगा। अगर आपको कैब्रल या कैब्राल भी याद है तो हमारा काम चल जाएगा। जो व्यक्ति आया उसका नाम क्या है? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। कब आता है? 1500 ईस्वी में। भारत आने के बाद में इस भाई साहब ने क्या किया? देखिए, क्योंकि आपको पता है 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। कहां पर? कालीकट पर। तो कालीकट का जो शासक है जमोरिन, जमोरिन ने उसका स्वागत किया, लेकिन विरोध किसने किया? अरब व्यापारियों ने। किस व्यापारियों ने? अरब व्यापारियों ने। तो अब देखिएगा बात ये क्या करता है, ये 13 जहाजी बेड़ों के साथ भारत आया। जहाजी बेड़ों के साथ भारत आया। देखिए, मैं आपको नोट्स भी यही बना रहा हूं, बोर्ड पे मैं लिखता चलूंगा। जो मैं बोलूंगा वो सारी चीजें मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगा। आपको ज्यादा, आप स्क्रीनशॉट के लेकर भी इसका काम कर सकते हैं। देखो भाई साहब, वास्को डी गामा पहुंचा होगा, उसने कहा होगा यार देख सब कुछ ठीक है भारत में, लेकिन वहां के जो अरब व्यापारी है ना, वो साले बहुत परेशान करते हैं। हमारे लिए सब कुछ ठीक है, वहां के शासक भी ठीक है, लेकिन अरब व्यापारी परेशान करते हैं। तो ये भाई साहब बहुत ज्यादा शक्ति लेकर 13 जहाजों को लेकर और उसमें सेना लेकर कहां पर आ गया? भारत आ गया। और आते ही इसने क्या कर लिया? अरब व्यापारियों को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? अरब व्यापारियों का। अरब व्यापारियों का एक जहाज
लूटकर उसे जमोरिन को उपहार में दे दिया। यानी इसने क्या किया कि जिस अरबियों के द्वारा पहले विरोध किया गया था, उन अरबियों के जहाज को क्या किया, इसने उस जहाज को पकड़ा और अरबियों को पराजित कर दिया और उसके जहाज को लूटकर और पूरा का पूरा जहाज किसको दे दिया गया, जमोरिन को दे दिया। किसने दे दिया, पेड्रो अल्बारेज कैब्रेल के द्वारा। आप कैब्रेल ही याद रखिएगा, ज्यादा याद नहीं, मैं भी आपके सामने कैब्रेल ही बोलूंगा। उसके बाद इसने क्या किया, देखो अब जैसे ही इसने दे दिया, क्योंकि आपको पता है कालीकट पर पहुंचा था, तो इसने क्या किया, कालीकट में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। इसके द्वारा क्या किया गया कि कालीकट, जहां पर कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा, वहीं पर इसने क्या कर दिया, एक व्यापारिक केंद्र बना दिया कालीकट में। किसके द्वारा, पेड्रो अल्बारेज कैब्रेल के द्वारा। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। 13 जहाजी बेड़ों के साथ भारत आता है, अरब व्यापारियों के जहाज को लूटकर किसे दे देता है, जमोरिन को दे देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या, कालीकट में व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी या व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किया गया, तो वो जगह आएगी कालीकट। कौन सी जगह आएगी, कालीकट में उसने व्यापार का क्या स्थापित किया, केंद्र बनाया। आगे हम बात करते हैं इसी चीज पर। देखो अब 1502 का समय आया। 1502 में मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, कौन वापस भारत आया, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुनः भारत आया। मैंने आपको पहले भी लिखाया है, कितनी बार आया था, 3 बार आया था, 1498, 1502 और 1524 में। फिर इसके बाद जो अगला व्यक्ति भारत में आता है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, देखो अभी गवर्नर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अल्बुकर्क के बाद, अल्बुकर्क, तो अब जो भारत में आया पुर्तगाली, उसका नाम आता है अल्बुकर्क। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपसे क्रम पूछा जा सकता है कि भारत आने वाले पुर्तगालियों का क्रम लगाइए। तो पहला आप लगाओगे बार्थोलोमेव डियास, तो उत्मासा अंतरिक्ष से चला गया। आप सबसे पहले लगाओगे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बाद में आपको कौन याद होना चाहिए, कैब्राल याद होना चाहिए। उसके बाद आपको दोबारा वास्को डी गामा याद होना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्रम बिगड़ सकता है। आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क गवर्नर बनकर भी आएगा, लेकिन इससे पहले ये कि ये जहाजी बेड़े के साथ पहले भारत में आ चुका था। और ये पहले भारत में कब आया, 1503 में। 1503 में आया। क्या किया इसने, ऐसी कोई बात है कि भाई इसने क्या किया, इस बात को विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि ये भारत आता है तो ये क्या करता है। अब इसने क्या किया, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर हमने एक व्यापारिक केंद्र बनाया, कहां पर, कालीकट में। इसने, अल्बुकर्क ने कोचीन को, किसको, कोचीन को पुर्तगाली मुख्यालय बनाया। किसको बनाया, पुर्तगाली मुख्यालय बनाया। इसके बाद हम गोवा को ही बनाएंगे, लेकिन अभी तरीके से हमने किसके बना लिया है, कोचीन को। तो कोचीन को मुख्यालय बनाने का काम कौन करता है, कौन कर रहा है, अल्बुकर्क। इतना सा याद रखना है। तो दो व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पुर्तगाली गवर्नर के बारे में कि कौन कौन से गवर्नर हमारे कहां पर आते हैं, भारत में आते हैं। जो पुर्तगाली गवर्नर की बात करेंगे तो आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं एक बार मिटा देता हूं। याद इतना सा रखना है, कालीकट व्यापारिक केंद्र की स्थापना, अल्बुकर्क ने कहां पर, कोचीन में व्यापारिक केंद्र की स्थापना। यह पुर्तगालियों का मुख्यालय, या इसे आप ये भी कह सकते हैं व्यापारिक केंद्र। तो कहां पर केंद्र स्थापित किया, कोचीन में। आपसे पूछा जा सकता है कोचीन में किसके द्वारा व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई, अल्बुकर्क के द्वारा, अल्बुकर्क के द्वारा। पुर्तगालियों की हम बात कर रहे हैं,
एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब देखिएगा, पुर्तगाली गवर्नर्स की बात करेंगे। यहीं पर दे देता हूं मैं, क्योंकि अब केंद्र बन चुका है, व्यापार चालू हो चुका है, तो अब क्या किया जाएगा, गवर्नर भेजे जाएंगे। देखिए, पहला गवर्नर जो भारत में आया, पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम आता है अल्मीडा। क्या नाम है, अल्मीडा। अल्मीडा जब भारत में आता है तो वो देखता है कि यार अरब का जो अरब सागर का क्षेत्र है, वहां पर व्यापारिक गतिविधियां अभी तक सही तरीके से संपन्न नहीं हुई है। उसने एक बात पर ध्यान दिया कि अरब सागर या जो भारत का समुद्री या तटवर्ती क्षेत्र है, यह व्यापार से अछूता है। इसके द्वारा सबसे पहला काम क्या किया गया कि मुझे इस जो समुद्री व्यापार है या जो समुद्री क्षेत्र है भारत का, जो तटवर्ती इलाका है, इस तटवर्ती इलाके पर एकाधिकार करना चाहिए। अगर मैं इस पर एकाधिकार कर लूंगा तो सीधी सी बात है, इस क्षेत्र पर फिर और कोई व्यापार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मैंने एक अधिकार ले लिया तो सामने वाले को या तो मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जाकर वो मैं क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो इस बात के लिए इसने एक नीति अपनाई, उस नीति का नाम आता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना ही क्या कहलाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई, तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा अपनाई गई है, उस पॉलिसी का नाम आएगा अल्मीडा। पूरा नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पहला गवर्नर जो बनकर आया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फिर भी मैं आपसे कह चुका हूं कि हिस्ट्री में आपको पूरा नाम याद नहीं रखना है अंग्रेजों का, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, अल्मीडा। कौन भारत आता है, अल्मीडा। अब ये इसका शासनकाल अगर आए, आपसे पूछा जाए कब से कब तक भारत आया, तो सीधी सी बात याद रखनी है, ये भारत में 1505 से लेकर 1509 तक रहा। 1505 से लेकर 1509 तक रहा पहला गवर्नर। देखिएगा, पहली चीज याद रखनी है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर। दूसरी चीज, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया है। इसके द्वारा क्या अपनाया गया, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या होती है ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको याद रख सकते हैं, समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। स्थापित करना, यही क्या कहलाती है, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई है, किसके द्वारा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई गई है। अब थोड़ी सी बात कीजिएगा, ये ध्यान रखना, विशेषकर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब मैं बात करता हूं हमारे दक्षिणी भारत के इस क्षेत्र की। देखिएगा, इस अरब वाले क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता है कौन, अल्मीडा। क्या करना चाहता है, अल्मीडा। इसके द्वारा एक नीति अपनाई गई जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है इस क्षेत्र पर या जो तटवर्ती क्षेत्र है हमारा, इसके ऊपर क्या करना, एकाधिकार स्थापित करना। आपको पता है कि यहां पर पहले से जो व्यापार कर रहे थे वो थे अरब, यानी इस क्षेत्र में पहले से एक व्यापारी थे जिनका नाम है अरब। तो अरब व्यापारी भी इसी क्षेत्र से व्यापार करते थे। फिर दूसरी बात आती है, क्योंकि यहां पर तुर्क भी व्यापार करते थे। कौन करते थे, तुर्क। तो यहां पर तुर्क भी थे, तुर्की भी यहां पर व्यापार करते थे। और ये आपको पता है गुजरात है, और गुजरात का इस समय शासक आता है जिसका नाम है महमूद बगेड़ा या बेगड़ा। तीन व्यक्ति आते हैं,
एक का नाम महमूद बेगड़ा और तुर्क थे और अरब थे। अब इन तीनों से क्या करता है, ये संघर्ष करता है। कौन संघर्ष करता है? अल्बुकर्क। तीनों से, किससे? तीनों से। गुजरात, ये कौन सी जगह है? गुजरात। और इसी गुजरात में एक जगह पड़ती है यहां पर, और इस जगह का नाम है चोल। तो एक युद्ध होता है जिसका नाम है चोल का युद्ध। कौन सा युद्ध? चोल का युद्ध। 1508 का समय आया। कब का हुआ? 1508 में। देखिएगा, दोबारा समझिएगा, मैं बता रहा हूं इस क्षेत्र पर ये एक नीति अपना रहा है, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी इस क्षेत्र पर उसको क्या करना है? एक अधिकार स्थापित करना है। यहां पर अरब व्यापारी और तुर्की व्यापारी पहले से व्यापार करते थे, और गुजरात क्योंकि ये तटवर्ती इलाका आता है, तो यहां पर भी यहाँ का शासक है महमूद बेगड़ा या महमूद बगेड़ा। इनको पराजित करने के लिए एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है चोल का युद्ध, और 1508 ईस्वी में ये युद्ध होता है। अल्मीडा पहले तो चोल के युद्ध में क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। पहले चोल के युद्ध में पराजित हो जाता है, और यहां पर इसका एक पुत्र भी मारा जाता है। लेकिन अगले साल दोबारा युद्ध लड़ता है, और इन तीनों की संयुक्त सेना को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। कौन? संयुक्त सेना को पराजित कौन कर देता है? अल्मीडा। और संयुक्त सेना को पराजित करने के बाद में इस क्षेत्र पर पुनः इस क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है किसका? गवर्नर। कौन है? अल्मीडा का। तो फिर देखिए, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए इसी बात को। चोल का युद्ध 1508 में किस किस के मध्य? गुजरात के शासक तुर्की व्यापारी, तुर्की तथा अरबी व्यापारियों के मध्य, व्यापारियों के मध्य। इसी में ध्यान रखना है आपको, प्रथम बार क्या हुआ? पराजित। प्रथम बार क्या हो जाता है? पराजित। कौन? अल्मीडा। और मृत्यु होती है यहां पर इसके पुत्र की। मृत्यु किसकी? पुत्र की यहां पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1509 में तीनों को क्या करता है? संयुक्त रूप से पराजित कर देता है। संयुक्त रूप से पराजित कर देता है। कौन करेगा? अल्मीडा। तो आपको अल्मीडा के बारे में तीन चीजें याद रखनी है। पहला, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर था, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाता है, समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। 1508 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम है चोल का युद्ध। चोल के युद्ध में पहली बार में तो वो पराजित होता है, लेकिन दूसरी बार में गुजरात के शासक तुर्क के व्यापारियों को और अरब व्यापारियों को संयुक्त रूप से क्या कर देता है? पराजित कर देता है, और इस क्षेत्र पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तो ये तो कौन हुआ? आपका अल्बुकर्क। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आया, पहला अल्मीडा और दूसरा जो भारत आएगा उसका नाम आएगा अल्बुकर्क। देखिएगा, अल्बुकर्क पहले भी आ चुका है, आपको पता है 1503 ईस्वी में कोचीन में इसके द्वारा क्या किया गया था? एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। लेकिन ये पुनः पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया, अल्बुकर्क। समय की बात करेंगे तो आप यहां लिखेंगे 1509 से लेकर 1515 तक। पहली बात क्या याद रखनी है? दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर 1500। अब आते ही इसने सबसे पहले क्या किया? 1510 का समय आया। देखो,
इस क्षेत्र पर जब ये अधिकार कर लेता है, क्योंकि इसको पता है अब इसने, क्योंकि आपको पता अभी भी देखा चोल के युद्ध में अल्मीडा के द्वारा तीनों को सही रूप से पराजित कर दिया गया, यानी समुद्री क्षेत्र पर अधिकार हो गया। अब समुद्री क्षेत्र पर अधिकार हो गया तो ये चाहेगा कि मैं पुर्तगालियों के साम्राज्य को क्या करूं, बढ़ाऊं, ज्यादा से ज्यादा मैं पुर्तगाली क्षेत्र अपने कब्जे में, मतलब भारतीय क्षेत्र पुर्तगालों के कब्जे में लेकर आऊं, ताकि वहां पर हम बड़ी बड़ी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर सकें, वहां से हम हमारा व्यापार कर सकें सही तरीके से। तो इसने कौन सी नीति अपनाई, साम्राज्यवादी नीति अपनाई। तो पहली लाइन आपको याद रखनी है, साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। कौन सी नीति का, साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण। साम्राज्यवादी नीति का मतलब क्या है, भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करना। अब सर्वप्रथम इसने क्या किया, 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया, फिर 1511 ईस्वी में इसने मलक्का पर अधिकार कर लिया, फिर 1515 ईस्वी में इसने हरमुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। तो पहली चीज आपको याद रखना है, एक बार फिर दोबारा मैं आपको समझा देता हूं। ये आपको पता है यहां पर पड़ता है गोवा, क्योंकि अगर आपको व्यापार करना है तो गोवा आपके लिए सबसे अच्छी जगह रहेगी, तो यहां पर इसको अधिकार करना है। दूसरी बात है, आपको ये पता है कि यहां पर मलेशिया पड़ता है, मलेशिया, और मलेशिया का एक द्वीप आता है जिसका नाम है सुमात्रा, और सुमात्रा द्वीप के मध्य एक जल संधि है जिसका नाम है मलक्का जल संधि, यानी मलक्का बंदरगाह। तो यहां पर क्या है, मलक्का बंदरगाह। यहां पर देखिएगा मलेशिया और सुमात्रा, और बीच में पड़ता है मलक्का। क्या पड़ता है, मलक्का। तो यहां पर की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, 1511 में गोवा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कितने में, 1511 ईस्वी में किस पर अधिकार कर लिया, गोवा में, सॉरी 1510 में, 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया, और 1511 में किस पर अधिकार कर लिया, मलक्का पर। किस पर अधिकार कर लिया, मलक्का पर। देखिएगा 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा प्राप्त किया। साम्राज्यवादी नीति का क्या कर रहा है, अनुसरण। भारतीय क्षेत्रों को जीतने का काम कौन कर रहा है, अल्बुकर्क। दूसरी बात, 1511 में मलक्का पर अधिकार, 1511 में मलक्का पर अधिकार, समुद्री क्षेत्रों पर भी अधिकार करने की नीति। 1515 में यूरोप के साथ व्यापार का एक प्रमुख केंद्र आता है जिसका नाम है हरमुज बंदरगाह, हरमुज बंदरगाह पर अधिकार। तो देखिएगा साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से किसको प्राप्त किया, गोवा को प्राप्त किया। 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया, और 1515 में हरमुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो यूरोप से व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जहां से यूरोप से व्यापार होता था। तो इस पर भी अधिकार कर लिया, यानी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहा है। अब दूसरी, तो अगर आपके, तो अब अगर सोच सकते हो कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्या हम इसे कह सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि गोवा एंड तक पुर्तगालियों का क्या रहेगा, व्यापारिक केंद्र रहेगा, वहां का मुख्यालय बनेगा किसका, पुर्तगालियों का।
मलक्का बहुत बड़ा क्षेत्र जीता। इस क्षेत्र में अगर आपको व्यापार करना है तो यहां से भी इसने किस पर अधिकार कर लिया? मलक्का पर, क्योंकि यहां से वो मलेशिया, इंडोनेशिया और इन क्षेत्रों पर व्यापार कर सकते थे। हरमुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जा सकता है? अल्बुकर्क को। तो यह बात आपको याद रहेगी। 1510 गोवा डायरेक्ट क्वेश्चन, 1511 मलक्का, 1515 कौन सी चीज, क्या बोलते हैं इसको? 1515 में हरमुज बंदरगाह। अब देखिएगा, अब इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक कारण और है। देखिए, जब ये भारत आया तो इसने देखा कि भारत में ना एक विचित्र प्रथा प्रचलित है। अब कैसे कह सकते हैं कि विचित्र है? देखो, एक तो क्या था कि भारत में उस समय छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, और कभी यह भी होता था कि एक व्यक्ति के पास कई सारी औरतें होती थी, या कई सारी औरतों से उसकी शादी होती थी। अब मान लीजिए कोई 70 साल का व्यक्ति है और 70 साल के व्यक्ति के द्वारा 10 शादियां कर ली गई हो, और वो 10 बोल सकते हैं ना, 10 मैडमों का क्या है, 10 मैडमों का एक अकेला वारिस है। अब मान लो कि उस वारिस साहब की अचानक क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी 10 बीवियों को क्या करना पड़ेगा? राजपूती प्रथा कहती है कि सती होना पड़ेगा। अब इसने दिमाग लगाया कि यार जब व्यक्ति मर जाता है तो वो सारी की सारी स्त्रियां क्या हो जाती है? सती हो जाती है। तो इसने दिमाग लगाया, इसने कहा पुर्तगाली जो क्षेत्र इसने विकसित किया था पुर्तगालियों का, वहां पर इसने जो सती प्रथा थी उस सती प्रथा पर क्या लगा दिया? पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। हमारे इस पुर्तगाली क्षेत्र जो इसने विकसित किया, उस क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछा जा सकता है, पहले यूरोपीय कंपनी या पहले यूरोपीय जिनके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। और उसमें भी कौन है? अल्बुकर्क के द्वारा, अल्बुकर्क के शासनकाल में। अब इन्होंने कहा कि भाई साहब, आपके जो वारिस थे वो तो चले गए स्त्रियों से, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? जो स्त्रियां हैं सती होने से तो बढ़िया है कि आप पुर्तगालियों के साथ क्या करें? शादी कर लें। पुर्तगालियों के साथ क्या कर लें? शादी कर लें। अब इसके पीछे अल्बुकर्क की बहुत बड़ी नीति है। आपको पता है कि उसको पुर्तगाली साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना है, तो ज्यादा से ज्यादा पुर्तगाली रखना चाहता है। अब पुर्तगाली रहेंगे और वो भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह कर लेंगे तो उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, और जनसंख्या बढ़ेगी तो राज करने में आसानी होगी। तो इसके द्वारा एक नीति अपनाई गई, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और क्या किया गया कि भाई सब पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया गया। उनसे कहा गया कि आप भारत में चलिए और भारत में जो स्त्रियां हैं, जो विधवा हैं, उनके साथ आप क्या कर लीजिए? विवाह कर लीजिए। अब ये नीति पुर्तगालियों के पतन का कारण भी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि इन्होंने भारतीय व्यवस्था में, भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था में इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। यही कारण है, जब आगे जाकर ये अंग्रेजों से भिड़ेंगे, डच इनसे लड़ेंगे, तो इनका कोई भी भारतीय क्या नहीं करेगा? सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको याद क्या रखना है यहां पर? पुर्तगालियों से अनुरोध किया कि वह भारतीय महिलाओं से क्या करें? भारतीय महिलाओं से विवाह करें। विवाह करें। किसके समय की बात है? अल्बुकर्क के समय की बात है। तो ये चीज अल्बुकर्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे जो पुर्तगाली गवर्नर हम पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ा सा आगे ध्यान देंगे। तो ये मैंने लिखा दिया आपको
हरमुज बंदरगाह पर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नर की हम बात करते हैं। पुर्तगालियों के पतन का प्रमुख कारण एक ये भी था कि इसके द्वारा क्या किया गया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट जो आपके सामने गवर्नर दिखाई देता है इतिहास में, उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ कुन्हा याद रखना है। कब से कब तक, 1529 से लेकर 1538 तक। नीनो डी कुन्हा 1529 से लेकर 1538 तक। देखिएगा इसके बारे में क्या विशेषकर चीजें याद रखनी है। अच्छा, आप मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि साहब 1515 के बाद का इतिहास क्या है। देखो, इतिहास में हर चीज मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, हमें इतिहास की किताबों में यहां से देखने को मिलता है। इस बीच कई पुर्तगाली आए होंगे, कई सारे गवर्नर भी आए होंगे, लेकिन उनके इतिहास के बारे में इतनी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। हमें जो तीसरे गवर्नर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसका नाम क्या है, नीनो डी कुन्हा। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में याद रखनी है, आपको पता है 1510 ईस्वी में हमने बीजापुर के आदिल शाह से क्या प्राप्त किया था, गोवा। और इसी ने क्या किया, 1530 में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय बनाया। पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय बनाया। किसके द्वारा बनाया गया, नीनो डी कुन्हा के द्वारा पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय किसे बनाया गया, गोवा को। एंड तक यही रहता है, आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय क्या है, तो आपको आंसर देना है गोवा को। किसने बनाया, नीनो डी कुन्हा ने। देखिएगा, दोबारा बात करते हैं। आपको पता है यहां पड़ता है दमन और दीव, तो दमन व दीप पर अधिकार भी किसने किया, 1534-35 में दमन द्वीप पर अधिकार कर लिया। किसके द्वारा, नीनो डी कुन्हा के द्वारा। तो 1534-35 में दमन व दीव पर क्या किया, अधिकार किसने किया, नीनो डी कुन्हा के द्वारा। किस पर अधिकार कर लिया गया, दमन व दीप पर। अब यहां पर एक विशेष बात आपको याद रखनी है, अगर आपने मुगल काल पढ़ा हो तो आपको याद आएगा। देखिएगा, ये जो क्षेत्र है आपको पता है कौन सा है, गुजरात। और इस समय गुजरात का जो शासक आता है उसका नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह। ये जो क्षेत्र है ये है दिल्ली। दिल्ली किसकी, दिलवालों की। और दिल्ली में इस समय जो बादशाह बना हुआ था वो नाम है हुमायूं। यहां पर बात करते हैं हमारा प्यारा राजस्थान, और राजस्थान में इस समय कर्मवती या कर्णावती शासन कर रही थी। राजस्थान में, कहां की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की। आपको पता है कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है और बाबर जीत जाता है। उसके बाद में 1527 ईस्वी में एक युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। राजपूताने के इतिहास में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, और राजपूताने के इतिहास में राणा सांगा इस युद्ध में पराजित हो जाता है। और राणा सांगा जब पराजित हो जाता है तो यहां पर उसकी विधवा बेगम, जिसका नाम है कर्मवती, कर्मवती क्या करती है, शासन करती है। इसी समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा होता है हुमायूं, क्योंकि आपको पता है हुमायूं इसका भाई था। कैसे मान सकते हैं, क्योंकि 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ था तो बाबर ने कर्मवती या कर्णावती को अपनी राजपूत बेटी बनाया था। अब मैं आपको यहां क्यों समझा रहा हूं, यहां पर समझने की बात देखिएगा, क्योंकि गुजरात एक तटवर्ती इलाका है और इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते हैं कौन,
पुर्तगाली, और अभी वर्तमान में पुर्तगाली गवर्नर कौन है? नीनो डी कूना। तो इसका मतलब यह है कि बहादुर शाह से संघर्ष होगा। बहादुर शाह से क्या होगा? संघर्ष होगा। अब इस बहादुर शाह से संघर्ष की बात करते हैं तो इसका भी संघर्ष हुआ। अब हम इसको दो चरणों में बांट सकते हैं। मैं हेडिंग दे देता हूं, बहादुर शाह से संघर्ष से संघर्ष। बहादुर शाह से संघर्ष किसका होगा? देखिएगा, पहले उसमें देखते हैं कि बहादुर शाह से जब संघर्ष हुआ तो इस समय बहादुर शाह ने चित्तौड़ का घेरा जमाया हुआ था। किसका घेरा? चित्तौड़ का। 1534 का समय आता है। 1534 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर रखा था। इसी समय पुर्तगालियों के द्वारा, नीनो डी कूना के द्वारा किस पर आक्रमण कर दिया गया? बहादुर शाह के ऊपर आक्रमण कर दिया गया। बहादुर शाह ने एक तुर्की सेना को भेजा, और तुर्की सेना में भी किसको भेजा? बहादुर शाह ने तुर्की सेनापति सुलेमान, नाम याद रखिएगा, बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। सुलेमान रईस के साथ जहाजी या नौसेना भेजी। नौसेना भेजी। किसने भेजी? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने जब सेना भेजी, अच्छा एक बात याद भी रखना, आपको इतिहास में एक व्यक्ति का नाम बड़ा रहता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, रूमी खां। रूमी खां ये जो सुलेमान रईस है ना, इसी की जहाजी बेड़े में सैनिक था। इसी की जहाजी बेड़े में सैनिक है कौन? रूमी खां। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहां पर, प्रसिद्ध तोपची नाम क्या है? रूमी खां। रूमी खां इसी बेड़े में था, यानी रूमी खां किसका तोपची था? सुलेमान रईस का। अब जब ये सेना भेजी जाती है, दोनों के मध्य क्या होता है? एक तरीके से युद्ध की संभावना होती है, युद्ध हो जाता है, मतलब युद्ध की संभावना है, युद्ध होने वाला है। इसी समय हुमायूं किधर की ओर प्रस्थान करता है? गुजरात की तरफ, क्योंकि कर्मवती के द्वारा इसको क्या भेजी गई थी? राखी भेजी गई थी। अब जब गुजरात की तरफ या बहादुर शाह के ऊपर आक्रमण करने के लिए हुमायूं आता है, इस समय ये डर जाता है और ये क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ, यानी नीनो डी कूना के साथ संधि कर लेता है। कौन? बहादुर शाह। और इस संधि के तहत इसने बेसिन का क्षेत्र किसे दे दिया? पुर्तगालियों को दे दिया। बेसिन का क्षेत्र, कहां का क्षेत्र? ये रहा बेसिन। तो बेसिन का क्षेत्र किसे दे दिया? पुर्तगालियों को। बेसिन का क्षेत्र बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से संधि कर ली और बेसिन पुर्तगालियों को दे दिया। तो बेसिन अब किसके पास जा चुका है? नीनो डी कूना के पास, यानी पुर्तगालियों के पास क्या जा चुका है? तो वे बेसिन जा चुका है। अब दूसरी बात, ठीक है, तो अब हम इसके बाद जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी हमने एक और देखेंगे, बहादुर शाह से संघर्ष हुआ। दूसरे संघर्ष के अंतर्गत आप बात करेंगे कि एक व्यक्ति और आएगा, सुलेमान पाशा, उसके नेतृत्व में सेना आएगी, फिर बाद में संधि हो जाएगी। लेकिन बाद में क्या होगा कि बहादुर शाह, जब ये थोड़ी सी झड़प होगी, लड़ाई होगी, वहां पर बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, गिरने की, वो जहाज में पानी में डूब जाता है। तो उसकी मृत्यु के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।